भारत की सत्ता में कई परिवारों का राज रहा है और ये परिवार आज तक सियासी दांवपेच में उलझे हुए हैं। फिर चाहे गांधी परिवार हो या फिर सपा का सियासी खानदान, सबने राजनीति में खूब दांवपेच खेले हैं। लेकिन देश की राजनीति में एक परिवार ऐसा भी है जिसने सत्ता के सिंहासन के लिए न सिर्फ अपने धर्म को दांव पर लगा दिया बल्कि ईमान के साथ भी खिलवाड़ किया। और ये परिवार कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार है, जिसके इतिहास के पीढ़ी दर पीढ़ी पन्ने पलटेंगे तो कश्मीर को जकड़ने का एक ऐसा राज बाहर आएगा कि जानकर आपका खून भी खौल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आज आपको बताऊंगी कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार का वो गहरा राज जिसने अपने जाल में फंसाकर घाटी को किया बर्बाद। अब्दुल्ला परिवार की कहानी झेलम नदी के किनारे बसे श्रीनगर के शौरा इलाके से शुरू होती है। रजनीकांत पौराणिक ने अपनी किताब नेहरू के 97 मेजर ब्लंडर में लिखा कि अब्दुल्ला परिवार के पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे। शेख अब्दुल्ला के परदादा का नाम बार मुकुंद कौल और दादा का नाम राघव राम कौल था। 1766 में सूफी मीर अब्दुल रशीद बेहाकी के प्रभाव में आकर उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल लिया था। साल 1905 में शेख अब्दुल्ला के जन्म से 2 हफ्ते पहले उनके पिता शेख मोहम्मद इब्राहिम का इंतकाल हो चुका था। वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन से शेख पढ़ाई के साथ साथ अपनी पुश्तैनी शॉल की दुकान पर काम किया करते थे। हायर स्टडीज के लिए शेख अब्दुल्ला मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। 25 साल की उम्र में मास्टर करने के बाद वो घाटी वापस लौट आए और कश्मीर के डोगरा शासन के समय कश्मीरी मुस्लिमों के हक के लिए घाटी में सक्रिय हो गए। इसी दौरान 1932 में चौधरी गुलाम अब्बास के नेतृत्व में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। इस पार्टी का गठन महाराजा हरि सिंह की सत्ता को चुनौती देने के लिए किया गया था। शेख अब्दुल्ला इस पार्टी से जुड़े और अपनी लीडरशिप स्किल से फेमस हो गए। 1937 में अब्दुल गफ्फार खान ने उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू से शेख अब्दुल्ला को मिलवाया, जिनसे मिलने के बाद शेख अब्दुल्ला के धर्म को लेकर विचार बने। 14 जून 1938 को उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर को भारत में विलय से पहले एक मुस्लिम देश बनाना चाहते थे। और यहाँ से कश्मीर के हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी की शुरुआत हुई, क्योंकि उन्हें अब्दुल्ला परिवार के राज में जो कुछ झेलना पड़ा उसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। हिंदुओं का नरसंहार, आतंकियों की प्रहार, पलायन का वार सब कश्मीरी हिंदुओं ने इसलिए झेला क्योंकि अब्दुल्ला परिवार के राज में अगर किसी की आवाज सबसे ज्यादा दबाई गई तो वो थे कश्मीरी पंडित। दरअसल जब शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का नाम बदला तो चौधरी गुलाम अब्बास ने कहा था कि शेख अब्दुल्ला अब हमारे हाथ से निकल गए हैं और उन्होंने नेहरू को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया है। नेहरू भी अब्दुल्ला पर बहुत भरोसा करने लगे थे, उन्हें अपना भाई तक मान लिया था। खून का भाई वो शेख अब्दुल्ला को कहने लगे थे और यही नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि 1950 तक कश्मीर का मसला यूएन में पहुंच चुका था। भारत सरकार ने राज्य को धारा 370 के तहत विशेष स्वायत्तता भी दे दी थी। शेख अब्दुल्ला नेहरू की इच्छा के तहत कश्मीर की सत्ता संभाले हुए थे, लेकिन इस दौरान काफी कुछ ऐसा हुआ जिससे अब्दुल्ला की नीयत में सवाल उठने लगे। 1950 में नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को कई पत्र लिखे। तो नेहरू ने अपनी बहन को पत्र जो लिखा उसमें कहा, शेख अब्दुल्ला अब सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वे कश्मीर मसले पर खराब बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे हमसे संघर्ष करना चाहते हैं। वो गलत लोगों से घिर गए हैं जिनकी सलाह मान रहे हैं। मुझे अब शक सा होने लगा है। नेहरू का शक कुछ रोज बाद ही बस यकीन में बदल गया। 29 सितंबर 1959 को शेख अब्दुल्ला अमेरिकी राजदूत से मिले और कहा कि उनकी राय में कश्मीर को आजाद होना चाहिए। यहाँ ज्यादातर लोग ऐसा ही चाहते हैं। जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट पड़ गई। शेख अब्दुल्ला की कुर्सी तक चली गई, लेकिन ये कुर्सी पाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ ही दगा कर दी, काफी दिमाग चलाया था। बता दें कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की सत्ता दिलाने के लिए, कुर्सी दिलाने के लिए नेहरू ने काफी सपोर्ट किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर
शेख अब्दुल्ला ने सत्ता के लिए नेहरू के साथ ही धोखेबाजी कर दी, जिसका नतीजा क्या रहा? नेहरू ने आखिर में शेख अब्दुल्ला को जेल में डलवा दिया। तो कैसे सत्ता पाने की शुरुआत हुई, तो चलिए ये भी बताते हैं। कश्मीर के भारत में विलय पर आधिकारिक फैसला लेने के लिए कश्मीर के राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली से थोड़ा समय मांगा था। शेख अब्दुल्ला दो राष्ट्र सिद्धांत के जरिए पाकिस्तान बनने का विरोध कर रहे थे। इसकी वजह से वो कट्टर मुस्लिम नेताओं के निशाने पर भी आ गए। अक्टूबर 1947 में भारत या पाकिस्तान में मिलने पर कश्मीर कोई आधिकारिक फैसला करता, इससे पहले ही पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कव्वालियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जल्दबाजी में कश्मीर को भारत में विलय का फैसला ले लिया और जवाहरलाल नेहरू के दोस्त बन चुके शेख अब्दुल्ला ने भी इस फैसले का समर्थन किया। 1947 में राजा हरि सिंह पर दबाव बनाकर उन्होंने शेख को कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवा दिया। आजादी के बाद नेहरू कश्मीर के मसले पर शेख अब्दुल्ला से जरूर बात करते थे। हालांकि 1953 में नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को पद से हटाकर जेल में डलवा दिया था। कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री के पद से हटाए जाने के पीछे उनकी भारत सरकार विरोधी नीतियां मानी जाती है। 1947 से 1953 के बीच कई मौकों पर कश्मीर को आजाद देश बनाने की भी बात हो चुकी थी। 11 साल जेल में रहने के बाद साल 1964 में शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया। तब तक अब्दुल्ला कश्मीर की आजादी की मांग एक तरफ रख चुके थे। इस एक्शन के बावजूद जब 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो शेख अब्दुल्ला खूब रोए थे। शेख अब्दुल्ला अपनी बेटी खालिदा के करीबी थे, लेकिन जब सत्ता सौंपने का मन बनाया तो उन्होंने अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को आगे बढ़ा दिया। अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को सत्ता सौंपने के लिए चुना और बेटी को दरकिनार कर दिया। फारूक अब्दुल्ला 1965 में पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, वहीं ब्रिटिश महिला से शादी करके ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। 1975 में पारिवारिक वजहों के चलते फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर लौटना पड़ा, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर और पार्टी की कमान फारूक अब्दुल्ला के हाथों में दे दी। 1980 में श्रीनगर सीट से फारूक अब्दुल्ला को चुनावी मैदान में उतारा गया। सितंबर 1982 में शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद पार्टी और राज्य की सत्ता में काबिज फारूक के परिवार में रार छिड़ गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद फारूक अब्दुल्ला के हाथों से भी चला गया। मतलब कि पहले शेख अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर पे कब्जा रहा, बहुत दिमाग वो चलाया करते थे और सियासी चालबाज में उन्होंने जम्मू कश्मीर की सत्ता पर अपना दबाव कायम रखा। उसके बाद अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को आगे बढ़ाया। फारूक अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर की सत्ता पर राज किया, लेकिन परिवार में ही विवाद खड़ा हो गया। 1996 में चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रचंड बहुमत के साथ जीती। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला राजनीति में उस वक्त सक्रिय हुए। 1998 में लोकसभा चुनाव जीते और केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री बने। 2001 में वो देश के सबसे कम उम्र के विदेश मंत्री बने। हालांकि 17 महीने के बाद ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। 2002 में फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसके बाद 2008 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से उमर अब्दुल्ला तीसरी पीढ़ी के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। इस तरह से अब्दुल्ला परिवार का राज कश्मीर पर रहा और एक बार फिर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की कमान संभालने जा रहे हैं। वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और ये लंबे वक्त से कैसे घाटी में अब्दुल्ला परिवार का कब्जा रहा और कहां से उनके पूर्वज सत्ता में आए और कैसे उनके पूर्वज हिंदू थे और इस्लाम धर्म कबूला ताकि सत्ता में मुस्लिम वोट बैंक पर अपना वर्चस्व कायम कर रखें, ये हमने आपको बताया। और अब उमर अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बनने जा रहे हैं। जल्द उनका शपथ ग्रहण होगा और एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गठबंधन के साथ जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। तो जिस तरीके से अब्दुल्ला परिवार का जम्मू कश्मीर में कब्जा रहा, घाटी में उन्होंने राज किया, तो हमने आपको बताया कि कैसे अब्दुल्ला परिवार का कब्जा जम्मू कश्मीर पर रहा, उनके राज में जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को क्या झेलना पड़ा, उनके राज में कैसे मुसलमानों का वोट बैंक इस्तेमाल किया गया और एक बार फिर उमर अब्दुल्ला सत्ता में काबिज होने वाले हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं और अब्दुल्ला परिवार का राज फिर कायम होने वाला है। तो इस खबर पर फिलहाल आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।